तो जी 5,300 करोड़ की कंपनी, 6,500 से ज्यादा एम्प्लॉइज। हम बात कर रहे हैं देव की ग्रुप ऑफ कंपनीज की। और इतनी बड़ी कंपनी खरीद करने वाला कौन? बस एक मंदिर का पुजारी, जो फोर्ब्स की अफ्रीका के टॉप रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में आने वाला एक भारतीय मूल का निवासी मिस्टर नरेंद्र रावल, जिन्होंने एक मंदिर के पुजारी से लेकर 5,300 करोड़ की कंपनी बनाने का सफर तय किया। तो कैसे बनी ये इतनी बड़ी कंपनी? कैसे एक मंदिर का पुजारी इतनी बड़ी कंपनी बना सकता है? इनकी लाइफ के ऐसे कौन से सिद्धांत हैं जिन्हें हम सीखकर आगे कुछ बड़ा कर सकते हैं? आइए जानते हैं। भाई 1961 में गुजरात के एक मथक विलेज में एक ब्राह्मण फैमिली के यहाँ एक लड़के का जन्म होता है, जिसका नाम होता है नरेंद्र रावल। भाई ये बचपन में बहुत शरारती हुआ करते थे, यहाँ तक कि बचपन में ही इन्हें अपने फैमिली मेंबर्स पर, फ्रेंड्स पर, टीचर्स पर प्रैंक करने में बड़ा मजा आता था। और पढ़ाई वढ़ाई में इनका मन लगता नहीं था। हाँ, लेकिन अपने ग्रैंडफादर और फादर की शॉप में और खेती के कामों में हेल्प कराने में इन्हें बड़ा अच्छा लगता था। तो इनके अपने गाँव में, मतलब मथक में, केवल एक ही स्कूल था, और वो भी सिर्फ 5वीं क्लास तक। इसलिए 10 साल की उम्र में इन्हें इनके मामा के यहाँ दूसरे शहर में भेज दिया गया, जिससे आगे की पढ़ाई कर सके। अब यहाँ आकर ये जितना ध्यान पढ़ाई पर देते थे, उससे ज्यादा इस बात पर ध्यान देते थे कि भाई मैं कुछ छोटा मोटा बिजनेस करके कुछ पैसा कमाऊं और उसे घर बेच सकूं, जिससे फैमिली की थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर 2 साल के बाद इन्हें गुजरात के सुरेंद्र नगर के बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया। यहाँ बोर्डिंग स्कूल में इन्हें परेशानी तो बहुत हुई, लेकिन यहाँ से इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज सीख ली थी। और संस्कृत सीख लेने की वजह से ये बाद में एक मंदिर में पुजारी का काम करने लगे। और फिर ये भुज शहर के स्वामी नारायण गुरुकुल में चले गए, जहाँ इन्हें गुरु पाठ करने के लिए थोड़ी बहुत सैलरी भी मिलने लगी। और जो भक्त वहाँ आते थे वो भी थोड़ी बहुत दक्षिणा इन्हें दे दिया करते थे। फिर भी पुजारी रहते हुए इनकी लाइफ में ऐसा वक्त कई बार आया जब इन्हें पूरे दिन में एक टाइम का ही खाना नसीब होता था। लेकिन फिर भी जो भी थोड़ा बहुत ये कमाते थे, उसे उठाकर अपने पिताजी के पास भेज दिया करते थे। फिर कहीं किस्मत को इन पर तरस आया और इनके सामने एक अपॉर्चुनिटी आई कि भाई केनिया में नैरोबी शहर, जो ईस्ट अफ्रीका में पड़ता है, वहाँ पर एक मंदिर में पुजारी की पोजीशन खाली है। तो अगर ये जाना चाहें तो वहाँ जा सकते हैं। भाई इन्होंने बिना देर लगाए इस ऑफर को तुरंत एक्सेप्ट कर लिया कि भाई इंडिया में रहकर तो खर्चे पूरे हो नहीं रहे, क्या पता अफ्रीका में ही कुछ हो जाए। तो भैया ये 18 साल का लड़का नरेंद्र रावल पहली ही फ्लाइट पकड़ के पहुंच जाता है नैरोबी, और डेली रूटीन में वहाँ अपना पुजारी का काम शुरू करते हैं। और उसके बाद जो खाली टाइम बच जाता है, उसमें वहाँ की लोकल लैंग्वेज स्वाहिली सीखना शुरू करते हैं और वहाँ के लोकल लोगों से स्वाहिली में ही बात करते हैं। तो अब ये लोगों की शादी कराना, गृह प्रवेश कराना, किसी ने नया ऑफिस खोला है तो उसकी ओपनिंग में वहाँ हवन कराना और इस तरह के काम करने लगते हैं, जिससे इन्हें एक्स्ट्रा इनकम भी होने लगती है। और ये यही नहीं रुके, ये लोगों को राशिफल देखना, हाथ देखकर भविष्य बताना और ज्योतिष वाले काम भी करने लगते हैं। और इन सब से जो भी कमा रहे थे, उन पैसों से इन्होंने अपने भाई की कॉलेज की फीस भरी और अपनी बहन की शादी भी करवाई। क्योंकि अब इन्हें हिंदू स्क्रिप्चर्स की, राइट्स एंड रिचुअल्स की, पामिस्ट्री की और होरोस्कोप की अच्छी खासी नॉलेज हो गई थी, इसलिए अब लोगों ने इन्हें गुरु कहना शुरू कर दिया। फिर इनको लगा चलो कुछ पैसे कमा लिए हैं, अब वापस इंडिया अपने गांव चलते हैं, वहीं अपना पंडित पुजारी वाला काम करेंगे। लेकिन ना तो इनको यहाँ इतना काम मिला और ना ही इनका यहाँ मन लगा। तो फिर ये वापस केनिया चले गए और जब वहाँ पहुंचे तो देखा जिस मंदिर की पुजारी की जॉब को छोड़कर ये गए थे, अब उस जॉब पर किसी दूसरे पुजारी को रख लिया गया है। तो अब यहाँ से गुरु भाई की जिंदगी में पंडित और पुजारी जैसी चीजों से अलग नई चीजें आना शुरू होती हैं। जैसे नैरोबी में एक साहब थे दया भाई पटेल, उनका अपना स्टील प्लांट भी था और ट्रेडिंग फर्म भी थी। उन्होंने गुरु भाई को अपने ही घर में रहने के लिए इन्वाइट किया और घर में और ऑफिस में जो भी पूजा या हवन का काम होता था, उन्हें संभालने की जिम्मेदारी इन्हें दे दी। तो वहाँ रहते हुए ये कभी कभार दया भाई के ऑफिस या फैक्ट्री भी चले जाया करते थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद दया भाई का बिजनेस चला नहीं और बंद हो गया। फिर इनके ही एक फ्रेंड थे मिस्टर अशोक पटेल, जो डेल्टा हार्डवेयर ट्रेडिंग कंपनी में पार्टनर थे, और उनसे परमिशन लेके गुरु भाई ने नैरोबी में डेल्टा हार्डवेयर की एक ब्रांच खोली। तो डेल्टा हार्डवेयर कुछ टाइम में ही केनिया का होलसेल सप्लायर बन गया, लेकिन कुछ फैमिली रीजंस की वजह से वो भी बंद हो गया। तो जी बहुत देर के बाद आता है लेसन नंबर 1, फेलियर। बिजनेस में, लाइफ में फेलियर होंगे ही होंगे और हर फेलियर कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। और जिसकी लाइफ में फेलियर नहीं होते ना, वो गिर के उठना नहीं जानता, और मैं उस बंदे को बंदा नहीं मानता। तो जी 1985 में अपने गुरु भाई शादी करते हैं एक केनिया की ही महिला से, जिनका नाम है नीता रावल। और गुरु भाई मानते हैं उनकी वाइफ ही है जो उनकी लाइफ में उनका लक लेकर आई है। और यहाँ से गुरु भाई अपना खुद का बिजनेस करना शुरू करते हैं और रेंटेड वेयर हाउस से हार्डवेयर ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं। और 5 साल के अंदर केनिया के बिगेस्ट हार्डवेयर सप्लायर बन जाते हैं। और अब वो सोचते हैं कि मैं माल तो बेच ही रहा हूँ और दूसरे से माल लेकर बेचने में क्या ही प्रॉफिट बचता है, तो मैं खुद की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करूंगा, जिससे और ज्यादा प्रॉफिट पे काम करूंगा। लेसन नंबर 2, इंक्रीज प्रॉफिट। भाई अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, मतलब आपके पास पहले से ही कस्टमर
कस्टमर बेस है तो क्यों किसी दूसरे का माल बेच के कम प्रॉफिट पे काम करना। अपना माल बेचो, खुद की मैन्युफैक्चरिंग करो और खुद का माल बेचकर अपना प्रॉफिट बढ़ाओ। इसलिए गुरु भाई यहाँ केनिया की सिटीजनशिप लेते हैं और मैन्युफैक्चरिंग शुरू करते हैं और 1995 में देवकी स्टील मिल्स की शुरुआत होती है। पहले तो ये सिर्फ स्टील बनाने में रहते हैं, फिर ये एल्यूमिनियम और जिंक की प्रोडक्शन भी करते हैं और फिर 2011 में सीमेंट बनाना शुरू करते हैं अपने ब्रांड नेम सिम्बा सीमेंट के नाम से। और ऐसे ही स्टील, एल्यूमिनियम, जिंक, सीमेंट और भी कई प्लांट लगाते हैं। और साहब यही नहीं रुके, फिर पॉलीप्रोपाइलिन बैग्स मतलब पीपी बैग्स की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और अलग से शुरू करते हैं। लेसन नंबर 3, डाइवर्सिफिकेशन। भाई एक प्रोडक्ट या सेक्टर पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रहना। पता नहीं कब कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से या किसी और वजह से कोई एक सेक्टर बिल्कुल डाउन चला जाए, इसलिए अपने प्रोडक्ट को और अपने सेगमेंट को डाइवर्सिफाई रखो। जब गुरु भाई 12 साल के थे तब सुरेंद्र नगर में उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी इलेक्शन कैंपेन के लिए अपने हेलीकॉप्टर में आई थी। तो जब गुरु भाई ने उन्हें देखा था तब से उनका एक सपना था, एक दिन मैं ना ही सिर्फ हेलीकॉप्टर उड़ाऊंगा बल्कि मैं अपना खुद का हेलीकॉप्टर खरीदूंगा। 2014 में उन्होंने प्राइवेट पायलट लाइसेंस लिया और अपना खुद का हेलीकॉप्टर खरीदा भी और उड़ाया भी और अपनी पहली उड़ान में 70 अनाथ बच्चों को हेलीकॉप्टर में बिठा के केनिया घुमाया। लेसन नंबर 4, सपने देखना मत छोड़ो। सपने देखो और उन्हें पूरा भी करो, क्योंकि ये सपने ही हैं जो आपको सोने नहीं देंगे और आपको लगातार मेहनत करने के लिए मोटिवेट करते रहेंगे। जहां आज दुनिया में हर कोई सिर्फ और सिर्फ अपने लिए भाग रहा है, लेकिन यहाँ देवकी ग्रुप अपनी अर्निंग का 50% चैरिटी में दे देता है। जैसे लोगों को घर, खाना, मेडिकल सपोर्ट, कपड़े, साफ पानी, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, बुक्स, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। इन्होंने अपने स्कूल्स भी खोले हैं जहां बच्चों को एजुकेशन के साथ एक टाइम का फ्री खाना भी प्रोवाइड करते हैं और ये स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए स्पॉन्सर भी करते हैं और बाद में एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी नरेंद्र रावल जी के काम को खूब सराहा है और कहा है नरेंद्र रावल ने बहुत ही कमेंडेबल वर्क किया इंडिया और केनिया की नजदीकियों को बढ़ाने के लिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। लुक ओवर।